पिछले एपिसोड में हमने देखा कि करण ने बताया कि किस तरह जैकी अनुराधा को ब्लैकमेल कर रहा था। अजय ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, उस कमीने की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बीवी को ब्लैकमेल किया। वो चाहे मुंबई के किसी भी कोने में छुपकर बैठा हो, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो मेरे सामने चाहिए। अजय ने करण को ऑर्डर देते हुए कहा, नहीं सर, अभी हम स्वागत या जैकी पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि करण का बेटा उनके पास है। अगर हमने कुछ भी किया तो आगे के शब्द वरुण ने अधूरा ही छोड़ दिया। अजय को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुस्से और जल्दबाजी में आकर करण के बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी कार्तिक बोलता है, ठीक है, एक काम करो, उपासना सक्सेना को उठा लो। अब करण के बेटे का पता हमें उपासना ही बताएगी। कार्तिक की बात पर सभी राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सक्सेना विला में जैकी स्वागत के कमरे में आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उपासना जी स्वागत के बेड पर बैठी हुई थी और स्वागत गुस्से में अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। स्वागत को अनुराधा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। स्वागत गुस्से में बोलता है, अजय ने अनुराधा को सृष्टि विला में कैद कर दिया है और हमारा प्लान उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से हम चाहते थे। अनुराधा को हमारे पास हमारी बाहों में होना चाहिए था, लेकिन अजय ने सारा पासा ही पलट कर रखा हुआ है और ना ही इस करण का कुछ समझ में आ रहा है। इसका बेटा भी हमारे कैद में है तो भी ये अपने ही हिसाब से चल रहा है। स्वागत के बात पर जैकी तंज भरी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कार्तिक और अजय के खास लोगों पर वार करोगे और कामयाब हो जाओगे। कार्तिक और अजय ने अपने साथ अपने ही जैसे सनकी लोगों को पाल रखा है। करण और वरुण कार्तिक के दो मजबूत खंभे हैं जिन्हें हिलाना नामुमकिन है। दोनों ही एक नंबर के सनकी भी है। करण जितना तुम्हें सीधा और शरीफ लगता है उतना ही खतरनाक है, और वरुण, उसका तो क्या बताया जाए, वो तो ब्लैक कमांडो रह चुका है। कार्तिक का पावर, उसका सनकीपन, उसका गुस्सा इतना खतरनाक है जिसका तुम्हें भी अच्छे से पता चल गया होगा जब उसने तुम्हारे साले यानी कि सौरभ को मारा था। कितनी बुरी मौत दी थी उसे। दूसरी तरफ अजय, जो कि आजकल कार्तिक का जिगरी दोस्त बना हुआ है। वरुण का बेरहम होने का सबूत तो मैं खुद हूँ, जो तुम्हारे सामने इस हाल में बैठा हुआ है। अपने हाथों से मैं खाना भी नहीं खा सकता। अजय अजय अपने गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक और सनकी बन जाता है, क्योंकि अजय ने भी कार्तिक से मिलकर दुबई में न जाने कितने बिजनेसमैनों को मौत के घाट उतारा है। स्वागत गुस्से में जैकी को घूरते हुए देखता है और बोलता है, अपने दुश्मनों की तारीफ करना बंद करो, अब कुछ काम की बात कर ले। मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने दुश्मनों की पूरी जानकारी निकालने के बाद ही मैं उनसे भिड़ा हूँ। और ये मत भूलो कि कार्तिक सक्सेना रिश्ते में मेरा भाई लगता है। रात का समय है। सृष्टि का कमरा। सृष्टि काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सृष्टि को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सृष्टि बार बार अपनी करवट बदल रही थी। और जब सृष्टि से बर्दाश्त नहीं होता तो सृष्टि झट से बिस्तर से खड़ी होती है और कमरे के बाहर निकल जाती है और सीधा स्टडी रूम के सामने जाती है। एक पल के लिए सृष्टि दरवाजे को खटखटाने के लिए सोचती है, लेकिन फिर गुस्से में सीधा स्टडी रूम के अंदर चली जाती है। कार्तिक एक सोफे पर बैठा हुआ था और कार्तिक का लैपटॉप उसके सामने रखा हुआ था। कार्तिक ने ब्लूटूथ अपने कान में लगा रखी थी। सृष्टि कार्तिक को गुस्से में देखती है और फिर सीधा कार्तिक की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके सीने में अपने मुंह को किसी छोटे बच्चे की तरह छुपा लेती है। फिर बच्चों की तरह बोलती है, पतिदेव, आपको पता है ना
कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक आप स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी आप मुझे सता रहे हो। आपके बगैर मुझे नींद नहीं आ रही। तभी कार्तिक की आवाज सृष्टि की कानों में सुनाई देती है। सॉरी जेंटलमैन, आई कांट कंटिन्यू द मीटिंग राइट नाउ। सृष्टि अपने चेहरे को कार्तिक के सीने से निकालकर अजीब नजरों से कार्तिक के चेहरे को देखने लगती है, तो पाती है कि कार्तिक सृष्टि की तरफ नहीं देख रहा था। सृष्टि उस दिशा में देखती है जिस दिशा में कार्तिक देख रहा था, तो देखती है कि लैपटॉप पर करीबन 5 से 6 लोग फौरन आदमियों के साथ कार्तिक का मीटिंग चल रहा था। ये देखकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सृष्टि एकदम से कार्तिक की गोद से उठने लगती है, लेकिन कार्तिक सृष्टि की कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेता है। जो आदमी कार्तिक के साथ मीटिंग कर रहे थे उनमें से एक आदमी बोलता है, बाय द वे, योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल मिस्टर सक्सेना। कार्तिक ने कहा, थैंक्स मिस्टर लेवी एंड गुड नाइट। इतना बोलकर कार्तिक अपना लैपटॉप को बंद कर देता है और सृष्टि को अपनी गोद में उठाकर स्टडी रूम में अपने कमरे में लाने लगता है। सृष्टि एक टक से बस कार्तिक के चेहरे को ही देख रही थी और ये बात कार्तिक भी अच्छे से जानता था कि सृष्टि उसे ही देख रही है, लेकिन अभी कार्तिक का ध्यान सिर्फ सामने की तरफ था। कार्तिक अपने कमरे में पहुंचता है और सृष्टि को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। उसे देखते हुए कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो? सृष्टि ने बहुत ही मासूमियत से कार्तिक के चेहरे को देखते हुए कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? मैं इस तरह से आपकी मीटिंग के बीच में ही आ गई थी और आपको मेरी वजह से मीटिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ा। कार्तिक सृष्टि के बगल में लेटते हुए प्यार से सृष्टि के माथे को सहलाते हुए हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई भी मीटिंग या कोई भी बड़ी से बड़ी डील मेरी वाइफ के आगे कुछ भी नहीं, और कुछ ही लोग मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। सृष्टि ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, अनुराधा से भी ज्यादा? सृष्टि की मासूमियत को देखकर कार्तिक को उसके ऊपर बहुत ही प्यार आता है। उसने उसके गाल को प्यार से चूमते हुए कहा, हाँ, अनुराधा से भी ज्यादा, क्योंकि अनुराधा किसी और की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है और मुझे अजय पर पूरा भरोसा है। सृष्टि अपने गाल को फुलाकर बोलती है, किट्टू से भी ज्यादा? सृष्टि की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन के साथ पूछता है, किट्टू? किट्टू कौन है? किट्टू हमारा बेबी। सृष्टि अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलती है। सृष्टि की बात सुनकर और उसकी हरकत पर कार्तिक को अब और भी ज्यादा प्यार आता है। कार्तिक मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, हमारे किट्टू से ज्यादा नहीं। और अब कार्तिक से कंट्रोल नहीं होता, तो उसने सृष्टि के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। कार्तिक पहले तो बहुत ही प्यार से सृष्टि को किस करने लगता है, जिससे सृष्टि को अपने होठों पर दर्द होने लगता है। कार्तिक सृष्टि के होठों को वाइल्ड तरीके से स्मूच करने लगता है, तो सृष्टि को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तकरीबन 15 मिनट की किस के बाद कार्तिक सृष्टि को आजाद करता है। फिर कार्तिक सृष्टि को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन उपासना जी कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल गई हुई थी। जैसे ही सामान लेकर उपासना जी मॉल के बाहर आती है, उनके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है। फिर एक झटके से दरवाजा खुलता है और कोई उपासना जी को उस गाड़ी के अंदर खींच लेता है। उपासना जी का सारा सामान सड़क पर ही बिखर जाता है। उपासना जी चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उनके मुंह को रुमाल से किसी ने बांध कर बंद कर दिया था और शायद उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाया गया था, जिससे उपासना जी जल्दी ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उपासना जी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है, उन्हें होश आने लगता है, तो उपासना जी को समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त कहाँ पर है।
लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। उपासना जी एकदम से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि इस वक्त उपासना जी को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? छोड़ो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अपना ये कदम बहुत ही महंगा साबित होगा। तुम नहीं जानते कौन हूं मैं। तभी उपासना जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ इतनी जोरदार थी कि उपासना जी के आगे का नजारा एकदम से घूम जाता है। उनको सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। और कुछ पल के बाद उपासना जी जब सामने देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन्होंने हैरानी से कहा, तुम शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका सीधा सीधा असर तुम्हारे बेटे पर होगा। जितने जख्म तुम मुझे दोगे उतने ही जख्म तुम्हारे उस छोटे से बच्चे के शरीर पर पहुंचाए जाएंगे। अब तुम खुद ही सोचो कि 3-4 साल का छोटा सा बच्चे के जिस्म पर इतने जख्म क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? करण अपना सब्र खो देता है और गुस्से में उपासना जी के गले को पकड़कर गले को दबाते हुए बहुत ही गुस्से में बोलता है, मेरे बच्चे को जख्म तो तू तब पहुंचा पाएगी ना जब तेरी खबर तेरे बेटे तक पहुंचेगी। तभी पीछे से वरुण आगे आते हुए उपासना जी को देखता है और अपने सीने पर हाथ बांधकर बोलता है, क्या होगा अगर तुम्हें हम अभी जान से मार दें और तुम्हारी मौत को एक एक्सीडेंट बनाकर दिखा दें? तुम्हारा बेटा भी यकीन कर लेगा, क्योंकि हम यकीन दिलाने में बहुत एक्सपर्ट है। न जाने कितनी मौतें हमने ऐसे ही करी है और बाद में उसे एक्सीडेंट दिखा दिया है। कार्तिक सर और अजय सर के दुश्मन रातों रात गायब हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि कार्तिक सर और अजय सर खुद उन्हें किडनैप करने जाते हैं? नहीं, ये सब काम हमारा है और हम ऐसे काम बहुत ही अच्छे से करना जानते हैं। तभी करण कहता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी से मुझे बता दे। तेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है मेरे बेटे का पता मुझे बताने के लिए। अगर तूने मुझे नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है तो मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद मौत की भीख मांगेगी। कुछ भी करना था लेकिन मेरे बेटे को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुझे। करण का इतना गुस्से वाला रूप देखकर उपासना जी अंदर से डर से कांप जाती है। करण के इस तरह से गला दबाने से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। करण के छोड़ते ही उपासना जोर जोर से सांस लेने लगती है और उपासना जी अपनी सांसों को संभालते हुए बोलती है, मुझे मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम्हारे बेटे को स्वागत यानी कि मेरे बेटे ने रखा है छुपाकर। मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता। उपासना जी की इस तरह बोलने पर वरुण अपने गर्दन को ना में हिलाते हुए अपने गन को बाहर निकालता है और उपासना जी के सिर पर रखकर एकदम सनकी की तरह बोलता है, यार हमने तो गलती कर दी। हमने गलत इंसान को उठा लिया। हमें ना इसके बेटे को उठाना चाहिए था। इसे तो कुछ भी नहीं पता तेरे बेटे के बारे में। लेकिन अब अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये अपने बेटे के पास जाएगी और हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका काम तमाम करते हैं, फिर इसके बेटे को उठा लेंगे। करण भी गुस्से में उपासना जी को घूरते हुए देखा और कहा, ठीक बोल रहा है तू। वैसे भी मेरे बेटे को किडनैप तो इसी घटिया औरत ने किया था, तो मौत तो इसे मिलनी ही चाहिए। उपासना जी ने एकदम डरते हुए कहा, तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? कार्तिक यानी कि तुम्हारे बॉस की बड़ी माँ हूँ। अगर तुम्हारे बॉस को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तभी पीछे से एक दमदार आवाज सुनाई देती है, बड़ी माँ यानी कि माँ। माँ का मतलब समझते हो तुम? अगर समझते तो अपने ही बेटे की पत्नी को जहर नहीं देती। अपनी ही बेटे की बहन का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी नहीं देती। स्वागत रिश्ते में अनुराधा का भाई लगता है।
लेकिन जो उसने मेरी बहन के साथ किया उसका सजा तो उसे बहुत ही भयानक मिलेगी। कार्तिक अपने चेहरे पर गुस्सा लाकर उपासना जी के सामने खड़ा हो जाता है। उपासना जी को एक कुर्सी पर बांधा गया था और डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने तीन तीन राक्षस खड़े थे, कार्तिक, करण और वरुण। कार्तिक उपासना जी की कुर्सी के दोनों हैंडल पर हाथ रखकर उपासना जी के ऊपर हल्का झुकते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, आपको मारने में मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आराम से पूछ रहा हूँ, करण का बेटा कहाँ है? कार्तिक का गुस्सा तो उपासना जी को बहुत ही अच्छे से पता था। कार्तिक को अपने सामने देखकर उपासना जी को अभी और भी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन तभी उपासना जी ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि करण का बेटा कहाँ है। उपासना जी की बात सुनकर कार्तिक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करके सीधा खड़ा हो जाता है। फिर बिना किसी भाव के बोलता है, करण, किल हिम। करण अपनी गन निकालता है, उपासना जी के सिर पर तान देता है। अब उपासना जी को एहसास होता है कि अब उसकी कोई नहीं सुनने वाला। उपासना जी कुछ सोच रही थी, अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी एक गन शूट की आवाज आती है। उपासना जी के बाएं कंधे पर गोली लगती है और उपासना जी दर्द से तड़प उठती है। तभी करण ने कहा, ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम खुद से मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका दे सकता हूँ। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम नहीं रहोगी तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, और तुम्हारे मरने या जीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने बेटे को ढूंढ ही लूंगा। इतना बोलकर करण अपनी गन को उपासना जी के सर पर तान देता है। करण ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उपासना जी एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, प्लीज गोली मत चलाना, मैं बताती हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। थोड़ी ही देर के बाद करण, अजय, वरुण और कार्तिक चारों ही सक्सेना विला के बेसमेंट में थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उपासना जी करण के बेटे को सक्सेना विला में ही छुपा कर रखी होगी। सभी लोग चारों तरफ आयुष को ढूंढ रहे थे, और तभी उन्हें किसी बच्चे की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। चारों उस आवाज की दिशा में जाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर एक 4 साल के बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे के हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह में भी कपड़ा डाला हुआ था, जिससे वो लड़का आवाज ना कर सके। आयुष की हालत को देखकर चारों के दिल भर जाता है। करण का तो कलेजा ही फटने के लिए तैयार था। अपने बेटे की ऐसी हालत उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इस बेटे को पाने के लिए न जाने उसने किस किस से लड़ाई की थी, और न जाने क्या क्या झेला था। अब जाकर अपने बेटे का चेहरा उसने देख पाया। अपने बेटे पर एक खरोच भी बर्दाश्त न करने वाला आज अपने बेटे को ऐसी हालत में देख रहा था। आयुष जब अपने पापा को अपने सामने देखता है तो अपने पापा के पास जाने के लिए छटपटाने लगता है। उसके छटपटाहट से पता चल रहा था कि वो अपने पापा के लिए कितना तड़प रहा है। करण जल्दी से अपने बेटे के पास भाग कर जाता है और उसके हाथ पैर को खोल देता है। करण आयुष के मुंह से कपड़ा निकालता है तो आयुष जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू तो पहले से ही बह रहे थे, लेकिन आवाज उसके गले में ही दबी हुई थी, और उसकी आवाज में छुपे दर्द को महसूस करके सभी की आंखों में पानी आ जाता है, और सभी की आंखों में उपासना, जैकी और स्वागत को लेकर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है। कार्तिक के दिल में आज अलग ही जज्बात पैदा हो रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों के सामने पहली बार बाप बेटे के बीच के प्यार को महसूस कर पा रहा था। कार्तिक वैसे तो खुद भी बहुत ही जल्द बाप बनने वाला था,
अपनी आंखों के सामने बाप और बेटे के दिल के रिश्ते को महसूस करके कार्तिक का दिल अलग ही जज्बातों से भर जाता है। आयुष 4 साल का बहुत ही छोटा सा प्यारा मासूम सा बच्चा था, जिसे देखकर शायद ही किसी को प्यार न आए। उपासना को 4 साल के इस मासूम से बच्चे पर दया कैसे नहीं आई। आयुष के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे और चेहरा सुजा हुआ था। आयुष के हाथ और पैरों पर रस्सी के बंधे होने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ जैकी और स्वागत को पता चलता है कि कार्तिक ने उपासना जी को किडनैप कर लिया है और करण के बच्चे को बचा लिया है। तो स्वागत और जैकी अंडरग्राउंड हो जाते हैं और उन्हें ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी कार्तिक ने करण और वरुण को दी थी। लगभग 1 हफ्ते के बाद कार्तिक अपने कैबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने के चेयर पर अजय बैठा हुआ था। दोनों किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। उनके साथ 2-3 और बिजनेसमैन बैठे हुए थे कि तभी कार्तिक का फोन रिंग करता है। कार्तिक अपने फोन में देखता है तो सृष्टि का कॉल था। कार्तिक कॉल रिसीव करता है और जैसे ही सृष्टि की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस जाती है। वो एकदम से अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और एक नजर अजय पर करता है। उसकी आंखों में जल रहे अंगारे को देखकर अजय को समझने में देर नहीं लगती कि मामला कुछ गंभीर है। वो भी अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कुछ ही मिनट में उनकी कार सृष्टि विला के सामने थी। जब दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल है। कार्तिक को देखते ही सृष्टि दौड़ते हुए कदमों के साथ उसके पास आती है और उसके सीने से लगते हुए बोलती है, पतिदेव, अनुराधा, प्लीज अनुराधा को बचा लीजिए। अनुराधा को उन्होंने किडनैप कर लिया है। वो कार्तिक से अलग होती है और उसे देखते हुए बोलती है, अनुराधा को शॉपिंग करने मॉल गई थी और अनुराधा को स्वागत ने किडनैप कर लिया है। कार्तिक ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे बाहर जाने ही क्यों दिया? तुम दोनों को सख्त मना किया गया था घर से बाहर कदम रखने के लिए। फिर भी अजय ने कहा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सृष्टि ने घबराते हुए कहा, वो अभी कुछ देर पहले ही घर के लैंडलाइन पर स्वागत का फोन था। उसने कहा कि अगर अनुराधा जिंदा वापस चाहिए तो उपासना माँ को उन्हें वापस कर दो। कार्तिक और अजय एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनुराधा को भी वैसे ही किडनैप किया गया था जैसे उपासना जी को किया गया था। अजय कार्तिक को देखते हुए पूछता है, लेकिन ये स्वागत हमें मिलेगा कहाँ पर? कार्तिक ने कहा, डोंट वरी, वो हमें फिर से कांटेक्ट जरूर करेगा और इस बार स्वागत और जैकी का चैप्टर क्लोज। एक आध घंटे के बाद कार्तिक के फोन में वरुण का कॉल आता है और उससे बात करने के बाद कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसने अपने साथ खड़े अजय को देखकर कहा, आज शाम कॉकटेल बार में हमें स्वागत मिलेगा। ये सुनकर अजय के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। दोनों ही इस वक्त किसी राक्षस के अवतार लग रहे थे। शाम को ठीक 5 बजे दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कार में कॉकटेल बार पहुंचते हैं। दोनों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं, अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और वहां बैठकर स्वागत का इंतजार करने लगते हैं। पर उनके ऑर्डर आने से पहले ही कोई उनके टेबल पर आकर बैठता है और बोलता है, हेलो मिस्टर सक्सेना, बॉस आपका बड़ी ही बेसब्री से ऊपर के फ्लोर पर इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी माँ को साथ में लेकर नहीं आए? अजय ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो उस आदमी ने कहा, तो फिर चलिए मेरे साथ। अजय बाहर जाता है। बाहर कार में अपने बॉडीगार्ड की निगरानी में बैठे उपासना जी को बाहर लेकर आता है और बार के अंदर लेकर जाता है। तभी वो आदमी कार्तिक और अजय और उनके साथ उपासना जी को लेकर ऊपर के फ्लोर पर जाता है। वहां एक कमरे में उसने 3 बार नॉक किया तो दरवाजा अंदर से खुलता है। वो आदमी कार्तिक और अजय को लेकर कमरे के अंदर जाता है। उनके साथ उपासना जी भी थी कमरे के अंदर। स्वागत एक सोफे पर
किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके बगल में जैकी भी बैठा हुआ था। स्वागत ने कार्तिक को देखते हुए कहा, आओ भाई आओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कार्तिक भी उसके सामने के सोफे पर पैर रखकर बैठ जाता है और बोलता है, तकलीफ कैसा? हमें तो अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने में मजा आता है। फर्क बस इतना है कि आज मरने वाला अपना होगा। उपासना जी अपने बेटे को देखकर झट से उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। स्वागत ने एक जोरदार हंसी हंसने लगा। जहां अभी तक कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, जैकी, स्वागत और तीसरा वो आदमी जो उन्हें ऊपर कमरे में लेकर गया था, अब वहां बहुत सारे लोग निकल आते हैं जो उस कमरे के अटैच रूम में छुपे हुए थे। सब के सब किसी पहलवान से कम नहीं लग रहे थे। स्वागत ने कहा, बोलिए भाई, आज कौन किसे मौत के घाट उतारने वाला है? तुम मुझे या मैं तुम्हें? तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मेरा ही बार है। इस बार का मैं ऑनर हूँ। ये तुम नहीं जानते थे। मेरे ही जगह पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो गलती तुमने मयूरी को मारकर किया था, अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये मेरे पहलवान देख रहे हो, ये एक एक पहलवान 10-10 की हड्डियां एक साथ तोड़ते हैं। अब ये तुम्हें कहां कहां से तोड़ेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ, इतना जानता हूं कि तुम्हारे बाद सक्सेना खानदान की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। स्वागत के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रहा था। तभी कार्तिक और अजय एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और उन्हें खुद को इतने लोगों के बीच घिरा हुआ देखकर भी इस तरह से हंसते हुए देखकर स्वागत और जैकी को थोड़ा अजीब लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी कार्तिक की हंसी रुकती है कि दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है, जो किसी ने जोरदार लात मारकर खोली थी और कई सारे लोग अंदर घुस आते हैं, जो दिखने में हट्टे कट्टे किसी बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। दरअसल ये सारे के सारे कार्तिक के ही बॉडीगार्ड थे और सबसे आगे थे करण और वरुण। इतने सारे लोगों को देखकर स्वागत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने सोचा नहीं था कि कार्तिक इतनी तैयारियों के साथ आया होगा। उसे लगा था कार्तिक और अजय आकर अनुराधा को छुड़ाने के लिए स्वागत के आगे गिड़गिड़ाएंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। कार्तिक का इशारा पाकर कार्तिक के बॉडीगार्ड स्वागत के पहलवानों पर टूट पड़ते हैं और एक एक को उठा उठा कर पटक रहे थे। अब ये मारपीट सिर्फ बंद कमरे में ही नहीं हो रही थी, बल्कि पूरे फ्लोर पर चल रही थी। कार्तिक के बॉडीगार्ड स्वागत के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, साथ ही साथ पूरे फ्लोर को तहस नहस कर चुके थे। स्वागत और जैकी हैरानी से खड़े अपने आदमियों को पीटते हुए देख रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कार्तिक को देखते हुए कहा, कार्तिक सक्सेना, एक बार फिर तूने मुझसे धोखा किया है, पर मैं इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर कार्तिक पर तान दी। कार्तिक अभी भी सोफे पर पैर रखकर बैठा हुआ था और उसके सामने स्वागत उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता कि वरुण ने उसके उसी हाथ पर गोली चलाई, जिससे स्वागत का पिस्तौल नीचे गिर गया। वरुण ने दूसरी गोली उसके सीने पर चलाई, पर उपासना जी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने आ गई और मौत के घाट उतर गई। अपनी मां को मरते हुए देखकर स्वागत गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपने पास पड़े पिस्तौल को उठाते हुए कहा, कार्तिक सक्सेना, आज सिर्फ तेरी बहन ही नहीं, तुम दोनों भी भगवान को प्यारे हो जाओगे। इतने सालों से तुझे झेल रहा हूँ, पर अब और नहीं। उसने कार्तिक पर गोलियों की बरसात की, पर कार्तिक भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने खड़े होकर उसी के एक आदमी को अपने सामने खींच लिया और उसे ढाल बनाकर स्वागत की ओर बढ़ने लगा। जब स्वागत की गोलियां खत्म हो गई तो वह हक्का बक्का सा कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने उस मरे हुए आदमी को साइड में फेंक दिया और अपना सिर टेढ़ा करके स्वागत को देखने लगा। स्वागत को इस वक्त कार्तिक किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था।
उसने एक जोरदार लात स्वागत को मारा तो स्वागत एक कांच के टेबल पर जा गिरा। कांच का टेबल टूटकर चकनाचूर हो गया। साथ ही साथ कांच के टुकड़े स्वागत के पीठ पर चुभने से वो भी थोड़ा घायल हो गया। उसके पीठ से खून निकलने लगते हैं। पर इतने में कहाँ कार्तिक को संतोष होने वाला था। उसे तो आज अपना पूरा गुस्सा स्वागत पर उतारना था। उसने अपने एक हाथ से स्वागत को खींचकर खड़ा किया और उसके पेट में मुक्के और लातों की बरसात कर दी। यह स्वागत को पिटते हुए देखकर जैकी चुपके से दबे पांव भागने को हुआ, पर सामने किसी लंबे चौड़े आदमी से टकराता है। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने अजय था। अजय को देखकर उसकी रूह तक कांप गई। एक बार अजय ने वरुण से उसकी इतनी धुलाई करवाई थी कि उसके एक हाथ टूट गया था। अब पता नहीं क्या करेगा। अजय एक पल के लिए जैकी की हरकतों को याद करता है कि किस तरह उसने अनुराधा को ब्लैकमेल किया था, किस तरह उसके गलत फोटो लिए थे। फिर अजय के जबड़े गुस्से से कस जाती है और वो जैकी के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जैकी गिर जाता है तो उसे वो खींच कर उठाकर खड़ा करता है और धुलाई शुरू करता है। एक तरफ कार्तिक स्वागत पर मुक्के और लातों की बारिश कर रहा था तो दूसरी तरफ अजय जैकी को उठा उठाकर पटक रहा था। कुछ ही देर में दोनों जमीन पर बेहाल सा गिरे हुए थे। किसी में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कार्तिक और अजय ने उन दोनों पर पिस्तौल तान दी तो जैकी ने झट से कहा, नहीं अजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। मैं तो ये इंडिया ही छोड़कर जा रहा हूँ, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। अनुराधा के रास्ते में भी कभी नहीं आऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये लो मोबाइल, इसमें अनुराधा के कुछ वीडियो और पिक्चर्स थे जो अब मेरे किसी काम के नहीं। कहकर जैकी अपना मोबाइल अजय के हाथ में दे देता है। अजय उस मोबाइल को खोलकर कुछ देखता है और उसका जबड़ा फिर से कस जाता है। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार लात जैकी के पेट पर मारी और कहा, तू जैसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए, जो लड़कियों के उल्टे सीधे फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और जैकी के सीने में खाली कर दी। ये नजारा देखकर तो स्वागत के सांसें ही अटक गई। उसने एक नजर कार्तिक को किया तो कार्तिक अपना सिर टेढ़ा करके उसे ही देख रहा था। स्वागत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं छोड़ दूंगा अनुराधा को, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। कार्तिक ने कहा। कार्तिक सक्सेना कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। रही बात अनुराधा की तो हमने उसे कब का छुड़ा लिया है। अब तक तो वो सृष्टि विला भी पहुंच गई होगी। कार्तिक की बातें सुनकर स्वागत की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे अब रियलाइज होता है कि उसने किससे पंगा ले लिया। कार्तिक ने आगे कहा, भाई समझकर माफ कर भी देता। अगर तुम दोनों माँ बेटे मिलकर सृष्टि को जहर देने की हिम्मत ना करते। माफ कर देता अगर तूने करण को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसके मासूम से बेटे को किडनैप ना किया होता। तू माफी के काबिल ही नहीं। फिर कार्तिक के हाथ भी स्वागत के सीने पर गोली मारते हुए बिल्कुल नहीं कांपते। अपने दुश्मनों की सफाया करने के बाद दोनों सृष्टि विला पहुंचते हैं, जहां सृष्टि और अनुराधा दोनों बड़ी ही बेसब्री से अजय और कार्तिक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार्तिक और अजय अपनी कार से उतरते हैं कि उन्हें सृष्टि और अनुराधा दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और उनके सीने से लग जाते हैं। जैकी और स्वागत के साथ साथ अनुराधा की सारी परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। अब कार्तिक और सृष्टि, अजय और अनुराधा की शादीशुदा जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है। और कुछ ही महीनों के बाद कार्तिक के घर एक नन्हे से मेहमान का स्वागत होता है, जिसे सृष्टि ने बहुत ही प्यार से नाम दिया था अंश। अंश सक्सेना। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।